अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़ुज़ैल ख़ान है और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ रमज़ान रिफ्लेक्शन एपिसोड नंबर 8 के अंदर। ये प्रॉबेबली सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाला है सूरह अल अलक़ का, यानी पहले अशरे को ख़त्म होने में अब 3 दिन बाकी हैं। और हमारी ये सूरत जो हमने स्टार्ट करी सूरह अल अलक़ की फ़र्स्ट 5 वर्सेस, ये बहुत अच्छी तरीके से हमारे समझ में आई। एक बार मैं कोई रिकैप कर देना चाहूँगा जो भी हमने पढ़ा। तो हमने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया कि सूरह अल अलक़ ही क्यों और इंसान के दिल पे ही क्यों इसका शान नुज़ूल है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे ही कुरान को क्यों नाजिल किया गया। ये 2 क्वेश्चन हमने ले लिए थे, इसके आंसर भी देखे थे, इनकी दलाइल भी देखी। इसके बाद हमने 5 वर्सेस को भी एनालाइज स्टडी किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ो उस रब के नाम पे जिसने पैदा किया इंसान को अलग से। पढ़ो और तुम्हारा रब करीम है जिसने सिखाया इंसान को कलम से, सिखाया कलम से और सिखाया इंसान को जो वो नहीं जानता था। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लास्ट आयत में जो कहा, इंसान को सिखाया कलम से और सिखाया वो जो वो नहीं जानता था। तो यहाँ पे एक डिबेट स्टार्ट हो जाती है ऑन द स्पॉट, या डिबेट ना भी कहें तो एक क्वेश्चन अराइज होता है दिमाग में कि अर्लीस्ट नोन एविडेंस हमारे पास जो है राइटिंग का, वो है एंशंट सुमेरियन सिविलाइजेशन का, जहाँ पे एंशंट सुमेरियन पीपल जो हैं वो लिखा करते थे। और इसके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि एंशंट सिटीज़ में क्योंकि इंटर सिटी ट्रेड होता था और एक शहर से दूसरे शहर जाना होता था, तो गुड्स एंड सर्विसेज जाके लोड किए जाते थे, कारवांस जाते थे और आपस में सामान की बार्टर सिस्टम होता था। तो एक लिखने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए था, यानी आपको याद रहना चाहिए था कि आपने क्या किया। तो लोगों ने उस टाइम पे क्यूनीफॉर्म्स का यूज़ किया, बल्कि हीलियोग्राफ्स का यूज़ किया और उसके थ्रू वो लिखना सीखे। तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग मानी जाती है, जो कि हमें हिस्ट्री से मिलती भी है, राइट, हमें वो एविडेंसेस मिलते भी हैं। लेकिन क्या यही फर्स्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग थी और इससे पहले कोई राइटिंग नहीं थी? और अगर इससे पहले कोई राइटिंग नहीं थी तो उसका क्या रीज़न है? ये दोनों चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए ख़ास करके। सबसे पहली चीज़ जो इस्लाम मानता है वो ये मानता है कि कुरान के बेसिस पे इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नबी थे और उनको राइटिंग एज अ गिफ्ट में मिली थी, जो कि अल्लाह ताला जिसकी वजाहत कर रहे हैं, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, हमने सिखाया इंसान को कलम से, या हमने सिखाया कलम से, राइट। सो इदरीस अलैहिस्सलाम की सबसे पहले ये जो डिबेट है कि इदरीस अलैहिस्सलाम ने राइटिंग इन्वेंट करी या सुमेरियन सिविलाइजेशन ने राइटिंग इन्वेंट करी, क्या हिस्ट्री सही है या इस्लाम सही है? दरअसल दोनों ही सही हैं और ज़्यादा सही इस्लाम है क्योंकि उसके रीज़न्स हैं। इसलिए मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ वो सारे रीजंस शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो 2 पार्ट में भी हो सकती है डिवाइड, या फिर आज हम इसको एक ही पार्ट में ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझना इस पूरे केस के अंदर, वो ये है कि इदरीस अलैहिस्सलाम 3rd प्रॉफिट थे। फर्स्ट प्रॉफिट वॉज आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम के बाद शीस अलैहिस्सलाम आते हैं, जिनको बाइबल में सेथ भी कहा जाता है। और शीस अलैहिस्सलाम के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम उन्हीं की जनरेशन्स में से आते हैं, प्रॉबेबली 3rd या 4th जनरेशन ऑफ आदम अलैहिस्सलाम में से आते हैं इदरीस अलैहिस्सलाम, जिन्हें कुरान तो इदरीस कहता है और बाइबल इनोह कहती है, राइट। इसके ऊपर अगर आप डेड सी स्क्रोल्स का थोड़ा सा मुताला करेंगे, ये वो स्क्रोल्स हैं जो कुमरान की पहाड़ियों से 2 ज्यूइश गर्ल्स को मिले थे, और ये वो एंशिएंट स्क्रोल हैं जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद के पीरियड में, यानी सेकंड टेम्पल पे जब फर्स्ट टेम्पल पे नेबूकदनेस्सर ने जब हमला किया था, तो ये स्क्रोल्स जो थे कुछ आलिमों ने या किसी ने छुपा दिए थे कुमरान की पहाड़ियों में। वहाँ से 2 ज्यूइश गर्ल्स को मिले और वहाँ से ये स्क्रोल्स बहुत फेमस हो गए, क्योंकि इसके अंदर वो एंशिएंट राइटिंग हैं जो कि काफ़ी हद तक रिजेंबल करती हैं तौरात से और एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के साथ। इसी के अंदर हमें एक बुक मिलती है जिसे हम कहते हैं बुक ऑफ इनोख, और बुक ऑफ इनोख से जाहिर होता है कि इदरीस अलैहिस्सलाम की जो पूरी लाइफ थी वो क्या थी। हालांकि उसमें कुछ तब्दीलियाँ भी की जा सकती हैं, जा चुकी होंगी, आई डोंट नो, बट काफ़ी हद तक ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि इदरीस अलैहिस्सलाम वॉज 3rd और 4th जनरेशन ऑफ आदम अलैहिस्सलाम। इदरीस अलैहिस्सलाम को राइटिंग एज अ गिफ्ट मिली, ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन क्या सबूत है कि जो इदरीस अलैहिस्सलाम को राइटिंग दी गई वो वाकई में सुमेरियंस तक पहुंची? तो मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता कि सुमेरियन सिविलाइजेशन ने राइटिंग को यूज़ किया, बट मैं इस चीज़ को भी डिनाई नहीं कर सकता कि इदरीस अलैहिस्सलाम से कन्वे होते होते राइटिंग आगे आई। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा डीप में इस बात को नहीं करना चाहता, लेकिन एक बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको उसका देना चाहता हूँ। सारी ही मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस, चाहे वो बेबीलोनियन हो, सुमेरियंस हों, एक्डियंस हों, असीरियंस हों, कोई भी हो, सबकी मिथोलॉजीज़ के अंदर द ग्रेट फ्लड के बारे में ज़िक्र है। चाहे उन्होंने उस चीज़ को डिफरेंट तरीके से बयान किया हो, नरेट किया हो, डिफरेंट कैरेक्टर्स का यूज़ किया हो, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस का यूज़ किया हो, लेकिन हर एक कहानी
के अंदर ग्रेट फ्लड के बारे में जिक्र है। ये ग्रेट फ्लड के बारे में कहानियों के अंदर जिक्र होना उस टाइम की सिविलाइजेशंस के लिए एक ऐसी ही बात हो गई कि जैसे हम अपनी हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं। भले ही हम इस चीज़ को मिथोलॉजी मानते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को मिथ नहीं मानते थे, वो इसको एक रियल स्टोरी की तरह देखते थे। हालांकि उसके अंदर वो कुछ फिक्शनल तरीके से चीज़ों को डाल देते थे और फिर उस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अगर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी हो या फिर सुना हो या पढ़ा हो तो उन्हें ये भी पता हो, या अभी अगर एक सीरीज़ आपने देखी हो जो चल रही थी अमेज़ॉन प्राइम पे, रिंग्स ऑफ पावर, तो उसके अंदर भी इस चीज़ का जिक्र हो सकता है क्योंकि वो सेकंड एज या फर्स्ट एज से रिलेटेड, सेकंड एज से बल्कि रिलेटेड है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की। तो जो टोल्किन का यूनिवर्स था, जो टोल्किन का यह एडा था, अर्थ था, उसके ऊपर सेकंड एज के अंदर न्यूमिनोर नाम के एक आइलैंड पे, जो कि इंसानों का आइलैंड हुआ करता था, उसके ऊपर एक ग्रेट फ्लड आई, राइट। अब एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं पता मुझे, बट ये ग्रेट फ्लड टोल्किन ने भी फिक्शनली बताई है। हालांकि हमें भी पता है कि एक ग्रेट फ्लड आई थी नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे, और वही सेम चीज़ हमें एपिक ऑफ गिलगमेश के अंदर भी मिलती है, ग्रेट फ्लड के बारे में जिक्र। तो हर कोई एक बात तो मानता था कि एक ग्रेट फ्लड आई थी पास्ट में, हालांकि लोगों ने उसे फिक्शनली चेंज किया अपने अपने तरीके से। अगर वो चीज़ हिस्ट्री है, एक ग्रेट फ्लड हिस्ट्री है, जबकि मैं आपको बता दूं कि इदरीस अलैहिस्सलाम की थर्ड या फोर्थ जनरेशन में, बल्कि सेकंड जनरेशन में, सॉरी, नूह अलैहिस्सलाम आए थे। यानी इदरीस अलैहिस्सलाम के पोते या फिर परपोते नूह अलैहिस्सलाम थे, और नूह अलैहिस्सलाम के 800 बल्कि 950 साल बाद, 950 साल के बाद एक फ्लड आई, क्योंकि 950 साल तक कुरान इस बात का गवाह है कि तबलीग की थी नूह अलैहिस्सलाम ने, और सिखाया था, बताया था अल्लाह के कलाम के बारे में अपनी पूरी उम्मत को, लेकिन कोई बहुत थोड़े से लोग ईमान लेके आए उस चीज़ के ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि 950 साल नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की। तो 950 साल से पहले जितनी भी एज नूह अलैहिस्सलाम की होगी, उससे भी कुछ और 1000 साल पहले की आप बात कर लें, बल्कि 1-2 हज़ार साल और पीछे चले जाएं, क्योंकि उस टाइम पे एजेस बहुत बड़ी बड़ी होती थी नबियों की। आदम अलैहिस्सलाम की 1000 साल, नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल की खाली तबलीग। इसका मतलब नॉर्मल एज क्राइटेरिया भी 900-800 साल तक का होता था, जब नॉर्मल एज की बात कर रहा हूँ। कोई बड़ी एज अगर जी ले तो फिर तो वो एक्स्ट्रा ही हो गया। इसका मतलब है 3-4 हज़ार साल पहले अगर हम देखें, नूह अलैहिस्सलाम से 3-4 हज़ार साल पहले इदरीस अलैहिस्सलाम आए थे। और इदरीस अलैहिस्सलाम, क्योंकि हम मानते हैं कि उन्होंने राइटिंग इन्वेंट करी थी, तो वो राइटिंग पास होते होते नूह अलैहिस्सलाम तक आई होगी, यानी 3-4 हज़ार साल के बाद आई होगी। और फ्लड वाला जो वाक़या हुआ वो नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे हुआ। तो उसको भी अगर हम एक कहानी की तरह सुन रहे हैं सुमेरियंस की ज़बान से, इसका मतलब सुमेरियंस के लिए वो एक एंशंट हिस्ट्री हुई। जैसे हमारे लिए एंशंट हिस्ट्री है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वैसी मेसोपोटामिया के लिए एंशंट हिस्ट्री हुई वो फ्लड। और जनरली जो मेसोपोटामियन से दूसरी मिथोलॉजीज होती हैं, इजिप्शियन मिथोलॉजीज, वो पोस्ट फ्लड और प्री फ्लड वाली हिस्ट्रीज बयान करती हैं। इसके बाद भी हमें ये चीज़ पता चलती है कि फ्लड के बाद जो नई सिविलाइजेशंस पैदा हुई वो भी कोई सिविलाइजेशन नहीं थी, बल्कि वो बहुत छोटे छोटे सिटीज़ और छोटे छोटे कबीले और छोटे छोटे स्टेट्स थे। तो इसका मतलब सुमेरियन एम्पायर बनने से कई साल पहले सुमेर, एंशंट सुमेर और उसके आसपास की जितनी भी सिटीज़ थी, जैसे कि ऊर और उरुक और इरिदू, ये बहुत ही छोटी छोटी सिटीज़ हुआ करती थी, और बल्कि उससे भी पहले छोटे छोटे विलेजेस और ट्राइबल एरियाज़ हुआ करते थे। बाद में एक सिविलाइजेशन इधर जन्मी, और उस सिविलाइजेशन से फिर यहाँ पे एक उरूज स्टार्ट हुआ, यानी एक डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। इसका ये मतलब है कि सुमेरियंस के लिए प्री फ्लड यानी फ्लड से पहले वाली दुनिया भी एक तरीके से एक मिथ थी। अब क्योंकि सुमेरियन के लिए वो प्री फ्लड वाली दुनिया एक मिथ थी, तो वहाँ से राइटिंग का सुमेरियंस तक आने का एविडेंस सुमेरियंस के पास भी नहीं था। ये चीज़ समझनी होगी हमें, क्योंकि अगर हमारे पास एक प्रॉपर एविडेंस सुमेरियंस का है, तो प्री फ्लड से पहले वाले जो प्री फ्लड से पहले वाले लोग हैं, उनकी बारे में जो डिटेल है वो भी सुमेरियंस को सही तरीके से नहीं पता थी। उसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये कि ग्रेट फ्लड के अंदर हर एक चीज़ तबाह बर्बाद हो चुकी थी, तो ग्रेट फ्लड के अंदर बचने वाली कोई भी राइटिंग शायद सुमेरियंस के पास ना रही हो, और अगर उनके पास हो भी तो वो भी बहुत ही कम हो, जिसकी वजह से या तो जेनेटिकली यानी जनरेशन टू जनरेशन राइटिंग सुमेरियंस के अंदर आई हो, कहीं से पास ऑन होती हुई, एक सोर्स से पास ऑन होती हुई, या फिर उनके पास कुछ ऐसे एविडेंसेस उस टाइम के प्री फ्लड के टाइम के मौजूद हों, जिसका होना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि प्री फ्लड और पोस्ट फ्लड के बाद भी यानी 1000 साल बाद से सुमेर की स्टार्टिंग हुई है। और कुरान का ही एविडेंस देके मैं आपको ये बता दूं कि उस टाइम पे कि जब सुमेर की स्टार्टिंग नहीं हुई थी, और इसको हम उबैद पीरियड कहते हैं, अगर आप हिस्टोरिकली सर्च भी करें तो ये वो पीरियड
पीरियड है जब सुमेरियन एम्पायर नहीं बना था। यहाँ पे सुमेर एंशंट लोग सुमेरियन के रहते थे, सिटी स्टेट्स बना के, बहुत ही छोटी छोटी सिटी स्टेट बना के, एक एम्पायर नहीं बना था। तो इस पीरियड को उबैद पीरियड कहते हैं। उबैद पीरियड से भी पहले की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो लोग होंगे जो कि फ्लड से सर्वाइव होते होते आए होंगे बाद में, और इसके बाद भी कोई एक अजाब नहीं आया उन लोगों पे जो फ्लड के बाद सर्वाइव किए थे, बल्कि 2 और अजाब बड़े बड़े आए, कौम आद और कौम समूद की शक्ल में। तो इसका मतलब ये है, और क्योंकि मैं इस टाइमलाइन को हिस्ट्री से अलग नहीं कर रहा बल्कि दोनों टाइमलाइन को जोड़ के आपको एक क्लियर पिक्चर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ अगर आपको कन्फ्यूजिंग लग रही है रिवाइंड करिए, या फिर शायद आपको हिस्ट्री की नॉलेज उतनी ना हो इसलिए आपको सुमेरियन एम्पायर और वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। अगर आप चाहेंगे तो उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी मैं बनाऊँगा। लेकिन ये चीज़ की राइटिंग का पास ऑन किए जाना सुमेरियन से एक्डियंस तक, फिर बेबीलोनियंस तक, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता या कोई इन्वेंशन नहीं हो सकती। दिस कुड बी अ इन्वेंशन, लेकिन ये इन्वेंशन जेनेटिकली पास ऑन होती हुई आ रही है, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे भी स्क्रिप्चर्स मौजूद थे और इदरीस अलैहिस्सलाम के टाइम पे भी स्क्रिप्चर्स मौजूद थे। और स्क्रिप्चर्स का मतलब ही यही है कि कोई ना कोई लिखी हुई चीज़, किसी ना किसी तरीके से लिखी हुई चीज़, क्योंकि जो भी नबियों के ऊपर रिवील होती है, आसमान से कोई वही आती है, कोई रेवलेशन आती है, वो नबी याद तो नहीं रख सकते ज़्यादा लंबे टाइम तक, इसीलिए नबी या तो खुद या किसी से उस चीज़ को लिखवाते ज़रूर थे, चाहे उसकी फॉर्म लैंग्वेज डिफरेंट हो। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, क्योंकि नबियों से जो चीज़ पास ऑन होती हुई आ रही है, क्योंकि हमारे पास हिस्टोरिकली एविडेंस है सुमेरियन एम्पायर्स का, बट अगर हम किसी सुमेरियन से पूछेंगे कि भाई प्री फ्लड में क्या हुआ था, तो वो सुमेरियन के लिए एक मिथोलॉजी है, उसको भी नहीं पता, इसीलिए उसने फिक्शनली एक कहानी बनाई। हालांकि उसे कॉन्टेक्स्ट पता था कि फ्लड आई, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में आई, मतलब किस एक्चुअलिटी में आई, किस टाइमलाइन में आई, किस कैरेक्टर से आई, ये उनके दिमाग से भी बाहर की चीज़ है। इसका ये मतलब हुआ कि सुमेरियंस के लिए फ्लड वाला वाकया एक एंशिएंट चीज़ है, जिसको उन्होंने, क्योंकि वो एग्जैक्ट रियल तरीके से नहीं बता सकते थे, तो उन्होंने मिथिकली वो चीज़ फिक्शनल अंदाज में बताई। जैसे कि J.R.R. टोल्किन ने डूम ऑफ न्यूमेनोर, अगर आप न्यूमेनोर का डूम पढ़ेंगे तो वो चीज़ उन्होंने अपनी किताबों में बहुत अच्छी तरीके से बताई। हालांकि वो फ्लड जैसा ही वाकया है, लेकिन उसके पीछे होने वाला कॉन्टेक्स्ट, कैरेक्टर्स, टाइमलाइन वो डिफरेंट है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि राइटिंग पास ऑन ना हुई हो आगे, क्योंकि राइटिंग तो पास ऑन होनी थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। और अगर मैं आपको वो पीरियड की बात बताऊँ तो वो ज़रूरी नहीं है, आप अगर इस्लाम की नज़र से नहीं देखना चाहते उस पीरियड को, बुक ऑफ इनोक पढ़ लीजिए आप, डेड सी स्क्रॉल्स ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, बुक ऑफ इनोक कहीं पे भी आप पढ़ें, और उसमें पूरी इदरीस अलैहिस्सलाम के टाइम की और नूह अलैहिस्सलाम के टाइम की बातें लिखी हुई हैं। कितनी सच हैं कितनी झूठ हैं कोई नहीं जानता, लेकिन लिखी हुई हैं, एंड दैट इज़ द एक्चुअल सबूत जो कि हमें डेड सी स्क्रॉल्स की शक्ल में मिलता है। ठीक है, उन्हें बहुत बाद में इंस्क्राइब किया गया, उन्हें ज्यूज़ ने इंस्क्राइब किया हो, उन्हें किसी ने भी इंस्क्राइब किया हो, वी डोंट केयर अबाउट इट। हमें किस चीज़ से पता चलता है कि ये एक नॉर्मल रिवर्स इंजीनियरिंग है कि राइटिंग कहीं ना कहीं से पास ऑन हुई है। सेम चीज़ मैजिक के साथ होती है, लेकिन क्योंकि मैजिक आज का टॉपिक नहीं है इसलिए हम उसके बारे में बताएंगे नहीं। लेकिन राइटिंग का एग्जैक्टली इदरीस अलैहिस्सलाम से आना, सबसे पहले तो कुरान का ही एविडेंस देना कि राइटिंग इदरीस अलैहिस्सलाम से आई है, या उलमाए कराम का, या फिर बुक ऑफ इनोक का, या डिफरेंट बाइबल की किताबों का ये जस्टिफाई करना कि इदरीस अलैहिस्सलाम से राइटिंग आई है, ये सबसे पहला सबूत है जो कि हिस्ट्री हमें प्रोवाइड नहीं कर रही है, क्योंकि हिस्ट्री फॉसिल फ्यूल्स पे चलती है, बट ये चीज़ वो मिथोलॉजी में डाल देते हैं। जस्ट एज सुमेरियन ने ये फ्लड वाली चीज़ एक मिथोलॉजी में कन्वर्ट कर दी, जबकि वो रियलिटी थी। बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है समझना, ताकि हम ये चीज़ समझ सकें कि कलम की शुरुआत जो है वो एक नबी ने की थी, क्योंकि कलम जो है वो सच्चाई को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा से किसी भी दीन के अंदर, किसी भी धर्म के अंदर कलम जो है वो सच्चाई को रिप्रेजेंट करता है। पेन इज़ लाइक एटर्नल ट्रुथ, जो एक बार कलम ने लिख दिया वो हक है, फिर उसको काटा नहीं जा सकता, उसको हटाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। कलम को सच्चाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रुथ से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस ट्रुथ को डिफाइन कर रहे हैं कलम के ज़रिए, इसका मतलब यह है कि वो किसी ऐसे इंसान से ये चीज़ डिफाइन करवाएंगे जो खुद भी सच्चा हो। इसीलिए उस चीज़ की स्टार्टिंग भी एक नबी से करवाई, ताकि उस चीज़ का एक ऑथेंटिसिटी क्रिएट हो सके, क्योंकि उस चीज़ में, उस कलम के प्रोसेस के अंदर एक सच्चाई, एक ट्रुथ रिफ्लेक्ट हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये थोड़ी सी हिस्टोरिकली कॉन्टेक्स्टेड थी, बट अगली वीडियो के अंदर हम एक जनरल समरी लेंगे सूरह अल-अलक की, और स्टार्ट करेंगे ऑन दैट स्पॉट सूरह अल-कलम। सो अगली वीडियो आप ये मान के चलें कि सूरह अल-कलम की स्टार्ट होने वाली है। इस अशरे से पहले ही 2 दिन बचे हैं, और हमने 8th एपिसोड के अंदर सूरह अल-अलक को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कंप्लीट कर लिया है। पूरी तरीके से नहीं किया, क्योंकि पूरी तरतीब जो है वो नुज़ूल एक साथ नहीं हुई थी, बल्कि वो हिस्सों में नाजिल हुई थी। तो 5 आयतें अभी नाजिल हुई हैं, बाकी की आयतें जो हैं सूरह अल-अलक की वो बाद में नाजिल हुई थी।
तो ये 5 आयतें इंक्लूड करना ज़रूरी था। लेकिन सूरल कलम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सूरत है, और उसके पीछे का बैकग्राउंड, उसकी पूरी डिटेल और उसके अंदर की डिफरेंट चीज़ें, ये समझना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये चीज़ें समझेंगे, लेकिन अभी नहीं, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।